जय हिंद साथियों। हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी में हमने देखा था अक्षर वर्णमाला के बाद चर्चा चल रही थी। तो वर्णमाला में हम देखा था वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, या फिर उसकी दूसरी परिभाषा के वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला कहा जाता है। तो उसमें वर्णमाला हम देखा था, वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। तो 52 में 13 स्वर होते हैं, ठीक है, और 35 व्यंजन होते हैं, ठीक, और 2 अयोग्यवाह होते हैं। ऐसे करके 52 वर्ण होते हैं। यदि देखा जाए क्या वर्णमाला हम पढ़ रहे थे, वर्णमाला में क्या क्या पढ़े थे। वर्णमाला में वर्ण कुल टोटल कितने होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से 13 व्यंजन होते हैं, एक क्लास में पढ़ लिया है जो सेकंड क्लास है, और 35 सही ये होते सॉरी 13 व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं, और 35 व्यंजन होते हैं, और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त तो मतलब किसी से बना हुआ वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं टोटल 52 वर्ण होते हैं। यदि पूछता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 है। कितनी है, 52 है। और यदि पूछता है देवनागरी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, इसके बारे में पता चला है, तो उसमें है 48 संख्या है। कितनी है, 48 होती है, ठीक। तो 48 है। यदि पूछता है उच्चारण के आधार पर उनकी संख्या पूछता है, उच्चारण के आधार पे 45 है। कितनी, 45 है। तो इनके बारे में हमने क्लास में चर्चा कर ली थी। तो हम पढ़ रहे थे अब स्वर। वर्णमाला में सबसे पहले जो वर्ण होते हैं उनके बारे में स्वर पढ़ रहे थे। तो स्वर्ण क्या होता है, स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनको वर्ण का स्वर कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलता है, स्वर क्या है, तो स्वरों की संख्या 13 होती है। तो उनके अलग अलग आधार पे पढ़ेंगे। तो स्वर क्या है, वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। एक ये परिभाषा होगी, परिभाषा कई है। फिर दूसरी परिभाषा ये कि वे वर्ण हो जिनका उच्चारण किसी अर्ण वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है, उनको भी स्वर कहा जाता है। फिर वो दूसरी परिभाषा, मतलब परिभाषा कई प्रकार की बन सकती है। तो जिनको किसी सहायता से ना बोला जाए उनको स्वर कहा जाता है, या जिनका उच्चारण या ध्वनिया जिनके किसी की सहायता से ना निकले उनको स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो हम स्वर पढ़ रहे थे। तो स्वर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्वर देख रहे थे। तो स्वर हम देख रहे हैं। अब स्वर के बाद में हम व्यंजन देखेंगे। तो स्वर स्वर देख रहे हैं, स्वर ये पढ़ रहे हैं। तो यह संस्कृत के अच धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, अच धातु से बना है। इसकी परिभाषा क्या है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहा जाता है, ओके। दूसरी परिभाषा है, वे स्वर जिनको उच्चारण में किसी प्रकार की बाधा न हो, अबाध्य हो या बिना रुके उनको बोला जाता है, उनको भी स्वर कहा जाता है। ये 2-3 परिभाषाएं हैं इनकी, कभी पूछे तो क्या बोलते हैं, वे स्वर या वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या है, स्वतंत्र, किसी की सहायता से नहीं बोले, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उनके बोले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, तो ये तो वर्णमाला में कितनी है, 13 है। स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। यदि हम देखें इनके अलग अलग आधारों पे देखते हैं स्वरों की, तो पहले देखेंगे हम परंपरा या आधुनिक आधार पे, अलग अलग आधार पे स्वरों की संख्या देखेंगे हम अलग अलग आधार पे। तो पहले देखेंगे हम परंपरा, प्राचीन परंपरा, परंपरा देखेंगे, परंपरा भी देख लेंगे। फिर देखेंगे वर्णमाला, वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन कई प्रकार से बनता है, क्वेश्चन वर्णमाला के आधार पे। फिर क्या है, प्राचीनता के आधार पे। फिर अपन देखेंगे यहाँ पे मानक आधार पे, या फिर मुख्य रूप से, मुख्य रूप से, या फिर और देखेंगे हम देवनागरी में। अब देखेंगे हम उच्चारण के आधार पे, फिर प्रयोग के आधार पे, और मात्रा के आधार पे। इन आधारों पे क्वेश्चन बनता है वर्णमाला में। क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि स्वरों की संख्या मानक आधार पर कितनी होती है, देवनागरी में कितनी होती है,
या पूछ सकता है उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यदि मात्रा के आधार पे तो हमको हर प्रकार से हम समझेंगे कि मात्रा कैसे 10 आती है, उच्चारण की संख्या कितने आते हैं, तो इसके आधार पे देखेंगे हम, ये उच्चारण के आधार पे है, ठीक है, उच्चारण। तो परंपरा या वर्णमाला के हिसाब से या प्राचीनता के हिसाब से यदि कोई और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये परंपरा जैसे चलती आई हो ये, या फिर वर्णमाला पूछ सकता है, या फिर प्राचीनता जो चल रहा आ रहा है उसके हिसाब से। तो कितनी है इसकी संख्या, तो 13 है। कितनी है, 13 है। वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, 13 है। परंपरा के हिसाब से 13 है, प्राचीनता के आधार से 13 है। यदि मानव या मुख्य रूप से या देवनागरी रूप से पूछता है हमको, तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11। कितनी है, 11। क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन, स्वरों की संख्या मानक आधार पर कितनी मानी गई है, तो कितनी है, 11। देवनागरी में कितने स्वरों की संख्या मानेंगे, 11। यदि मैं पूछता हूँ उच्चारण के आधार पे, प्रयोग के आधार पे या मात्रा के आधार पे, क्वेश्चन 2-3 प्रकार से पूछता है। यदि प्रयोग दे दिया है या फिर उच्चारण दे दिया या मात्रा दे दिया, तो उसके आधार पर कितना है, 10। कितने हैं, 10। ठीक है। अब हम ये सिद्ध करेंगे कि उच्चारण और मात्रा के में कौन कौन से शब्द नहीं लिए जाते। तो हम पहले देखते हैं वर्णमाला, स्वर देखते हैं, स्वर कौन कौन से हैं। पहले तो अ, आ, ई, उ, औ, ऋषि, ठीक, ए, ऐ, औ, अंग और ये होते हैं, क्या है, स्वर। क्या है ये, स्वर। ये प्राचीनता, परंपरा और क्या है, वर्णमाला के हिसाब से। क्वेश्चन ये याद रखना इसके आधार से। तो कितने हैं, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये कुल संख्या हो गई है। या फिर कुल संख्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या। क्वेश्चन कई प्रकार से पूछता है। तो कितनी है, 13 है। कितनी है, 13 है, ठीक। यदि पूछता है कि मुख्य रूप से और देवनागरी रूप से 11 कैसे हुआ, ठीक, तो 11 होने का कारण था ऋषि को हटा दिया गया था और अंगवर अह इनको हटा दिया गया था। कारण क्या था, क्योंकि इनको ये जो दो अंगवर अह थे, इनको माना गया था अयोग्य, वह माना गया था अयोग्य, वह शब्द माना गया था, ठीक है। तो ऋषि को नहीं गिना जाता था और अंग और अह को नहीं गिना जाता था। कब, देवनागरी और मानक रूप से। इनका कोई मान नहीं है, इसी कारण से इनको माना नहीं गया, क्योंकि ये अयोग्य व ऐसे स्वर होते हैं, स्वर है जो स्वर में भी यूज होता है और व्यंजन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको अयोग्य वह कहा जाता है। इसका यूज सबसे पहले किशोरीलाल भाजपेयी ने किया था, ठीक। ये क्या है, एक व्यंजन है और व्यंजन और स्वर को दोनों में रूप में यूज होता है, विसर्ग रूप में होता है, ठीक है। ये कहीं भी बिंदी के जो न का रूप पे काम करता है, कि म का फॉर्म यूज होता है, ये ह का इस्तेमाल होता है। इनके बारे में देखेंगे अयोग्य वहा क्या होते हैं। तो जो मानव रूप से, मुख्य रूप से, देवनागरी रूप से 11 हो गए। कितने हो गए, 11, क्योंकि 3 हट गए हैं। अब हम देखेंगे उच्चारण और प्रयोग और मात्रा के हिसाब से, ठीक है। अब मात्रा देखते हैं। तो मात्रा क्या है, 10 क्यों मानते हैं, तो मात्रा के आधार पे देखते हैं हम। तो मात्रा में जो अ आता है, मात्रा में अ नहीं लिया जाता है, क्या है, अ नहीं लिया जाता है। और ये दो अयोग्य वाह ये हट जाते हैं। तो कितने हो गए, 10 हट गए, 3 हट गए। तो ये मात्रा के आधार पर कितने हो गए, 10। क्योंकि अ का मात्रा नहीं होता है, क्योंकि आ की मात्रा से चल होता है स्टार्ट। ये छोटी ई की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये छोटा ओ की मात्रा, ये बड़ा ओ की, और इसी में ये लिखा जाता है, ठीक। और ये ए की मात्रा, ये डबल ए की मात्रा, ये ओ की मात्रा हो गई, फिर डबल ओ की मात्रा हो गई है, ठीक। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मात्रा के मात्रा के, यदि मात्रा के क्वेश्चन पूछता है तो ये 10 हो गई संख्या। कितनी हुई है, 10 हो गई है, ठीक। ये है कुल 10 मात्रा के आधार पे। यदि उच्चारण के आधार पर देखें तब भी 10 होती है। उच्चारण आधार पे इन तीनों को नहीं लेते हैं। कब, ऋषि को और अंग और आहा को आधार पर उच्चारण पे नहीं लिया जाता है। इनका ऋषि का उच्चारण नहीं होता है, इनको हटा दिया गया है, इसलिए इनको 10 माना जाता है। उच्चारण आधार पर किसको हटाता है, ऋषि को हटाते हैं।
यदि मात्रा के हिसाब से यदि मात्रा देखे तो उसमें अ को हटा दिया था, क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। तो इसलिए देखो आ के लिए आ, ई के लिए छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, ये मात्रा के आधार पर कितने होंगे संख्या 10 हो गई। यदि उच्चारण के आधार पर देखे तो उच्चारण में ऋषि और अंग और अ इनका यूज नहीं किया जाता, इसी कारण से 10 माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है मात्रा के आधार पे, तो मात्रा का आपको क्लियर हो गया है। अब ये देवनागरी में कितना मतलब दोष माना जा सकता है, क्योंकि जो मात्रा ई होती है, जैसे मिलन लिखा जाता है, तो मिलन में ई पहले नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो मात्रा रहती है कोई भी पहले लिखी जाती है, तो उसको मिलन ऐसा लिखेंगे, म ये ई लिखा जाता है, फिर ल, फिर अ और न। क्योंकि जो ये मात्रा है एक मात्र दो से जो लास्ट में यूज होता है, जो मात्रा है कब आती है, क्योंकि सभी मात्रा उनके आगे लगती है पर वो पीछे यूज नहीं होती है, पर ये आगे लगती है और ये पीछे यूज हो रहा है, क्या है, ई बाद में आ रहा है। ठीक है, जैसे हम काम लिख रहे हैं तो काम के आ लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, क लिखेंगे, तो ये क और ये क आ गया और ये आ हो गया, ये तो मात्रा के हिसाब से यूज हो रहा है। पर इसमें ऐसा है ई पहले आ रहा है और मात्रा ई कब लिखा जा रहा है, बाद में लिखा जा रहा है, तो ये मात्रा दोष है, कौन सा है, ई वाला दोष है देवनागरी में, क्योंकि ये मात्रा पहले आ रही है और शब्द बाद में आ रहा है वर्ण, तो इसी कारण से ये दोष है एक मात्रा किसमें, इसमें स्वरों में। तो क्या हुआ, परंपरा, वर्णमाला और प्राचीनता के आधार पर या कुल संख्या के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी होगी, 13। मानक आधार पे या मुख्य रूप से या देवनागरी रूप से कितनी होगी, 11। यदि उच्चारण या प्रयोग के आधार पे हम प्रयोग करेंगे तो प्रयोग में इंग, अंग और अह का और ऋषि का यूज नहीं करते हम, इसी कारण से वो 10 है। मात्रा के आधार पर हमको बता दिया मात्रा कौन कौन सी होती है, इसके आधार पे देख दिया। उच्चारण में कौन नहीं आता है, तो ऋषि, अंग और अह नहीं होता है, इसलिए किसी को उच्चारण नहीं होता है, इसलिए 10 आधार है। ठीक है, ये हमारे स्वर हो गए। स्वरों में देखा मैंने क्या बताया परिभाषा, वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, ये एक सटीक परिभाषा है स्वरों की। वे वर्ण जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उनको स्वर कहा जाता है। फिर वे वर्ण जो किसी भी मतलब वर्ण की सहायता से ना बोला जाता है, मतलब बिना किसी वर्ण की सहायता से ना बोला जाए उसको स्वर कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है वे वर्ण जिनको निर्बद्ध रूप से बोला जाए, बिना रुकावट से बोला जाए, उनको स्वर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि स्वर में किसी भी अन्य स्वर की सहायता नहीं लेना पड़ता है। अब हम स्वरों को देखेंगे वर्गीकरण कि कितने वर्गीकरण में बांटा गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे वर्गीकरण स्वर। तो वर्गीकरण में स्वर रहता है, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पे उनके दो बताए गए हैं स्वरों की संख्या कितने हैं, दो। उत्पत्ति के आधार उसके क्या है, वर्गीकरण देखेंगे। वर्गीकरण स्वरों पे बताया गया है, तो मुख्य रूप से 6 प्रकार बताया गया है। ठीक है, तो पहला देखते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पे स्वरों की संख्या, मतलब कैसे उत्पत्ति हुई इनके आधार पे। तो ये दो रूपों में हुई है। पहली है मूल स्वर बोल सकते हैं उनको, क्या बोल सकते हैं, मूल स्वर बोल सकते हैं या संधि स्वर बोल सकते हैं। क्या है, चाहे तो दीर्घ स्वर बोल सकते हैं इनको, एक तो दीर्घ स्वर और ये मूल स्वर बोल सकते हैं। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन से हैं, तो संधि स्वर और ये कौन सा है, एक दीर्घ स्वर, संधि स्वर, संधि के क्योंकि संधि बनती है इसके आधार पर संधि स्वर कहा जाता है इसको, और संयुक्त स्वर, या फिर हम यहाँ देख सकते हैं दोनों के आधार पे, यहाँ पे हम संधि स्वर कर सकते हैं। क्या बोल देते हैं, संधि स्वर, मतलब जो संधि के रूप में होते हैं, और ये है बोल सकते हैं इसको हम दीर्घ स्वर। ठीक है, क्योंकि संयुक्त दो से बना हुआ है, दीर्घ स्वर जो भी दो मात्रा से बना होता है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन क्या बनेगा अपना, तो क्वेश्चन क्या है, उत्पत्ति के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 2। कितनी, इनको किसने माना था, तो कामता प्रसाद, उन्होंने भी इनके आधार पे 2 आधार पे बांटा गया था, मूल स्वर या संधि स्वर। तो मूल स्वर वो होते हैं जिनसे बने होते हैं, जिनकी कोई मात्रा नहीं रहती है, उनको मूल स्वर कहा जाता है। तो उनकी संख्या कितनी है, कभी संख्या पूछता है मूल स्वर की, तो अ है, ई है,
ऊ है और इसी को मानते हैं। ठीक है, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी है? 4 हो गए। पूछता है क्वेश्चन मूल स्वरों की संख्या। कभी कभी क्वेश्चन में देखा गया है कि ऋषि को भी नहीं मानते, तो कभी कभी 3 ही मानते हैं। तो ये है ऑप्शन पे डिफरेंट करेगा कि वहाँ ऑप्शन कितना दे रखा है। यदि 4 दिया हुआ है, यदि मूल रूप से यदि 4 दिया हुआ है तो 4 लगाए, यदि ना 4 हो तो ऑप्शन मूल रूप से 3 ही माना गया है, क्योंकि ऋषि को बहुत कम मानते हैं। ठीक है, तो ये 3 मानते हैं कहीं कहीं जगह बुकों में, तो मूल रूप से तो 3 ही होते हैं, पर ऋषि को कहीं कहीं माना गया है, इसलिए 4 मानते हैं। अब संधि स्वर, जो वर्ण 2 वर्णों से बना होते हैं, इनको संधि स्वर कहा जाता है। जैसे आ हो गया, ई हो गया। अब दीर्घ स्वर, संधि स्वर में 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार है। तो दीर्घ स्वर क्या है? जो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है, मतलब जो सजातियों से बना होता है उसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे सजातियों में अ हो गया है, आ हो गया है, ठीक है, ई हो गया है और ये ऊ हो गया है। ये सजातियों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है। और ये संयुक्त स्वर जो जो क्या है, सजातियों से विजातियों से मिलकर बना होता है, इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे क्या हो गया? ओ हो गया है, ओ हो गया है। एक सेकंड, संयुक्त स्वर कौन कौन से? जैसे ए, ए, ओ, ओ। दीर्घ स्वर क्या है? सजातियों से मिलकर बना हुआ है। किससे? सजातियों से मिलकर बना हुआ है। अब यहाँ मिले तो सजातियों मतलब एक समान वर्ण, सजाति मतलब एक समान जात, एक समान जात वाले सजातीय वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कैसा? ये अ और अ से मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। ठीक है, इसलिए बोलते इसको दीर्घ स्वर। ठीक है, ई और ई, इससे क्या बनेगा? ई बनता है। तो ये कैसे है? ये एक जात के हैं, इसको इसलिए बोलते क्या है? सजातीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या क्वेश्चन क्या पूछेंगे? दीर्घ स्वर किसे कहा जाते हैं? जो 2 वर्णों के मिलकर बने होते हैं उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। 2 वर्ण है, अ और अ 2 वर्ण है, 2 वर्ण मिलकर एक स्वर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये 2 वर्णों से मिलकर क्या है? बड़ी मात्रा का निर्माण कर रहा है, तो उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। इसको हम मूल स्वर भी बोल सकते हैं, या फिर ह्रस्व स्वर भी बोल सकते हैं, जिसकी एक मात्रा होती है। ये मात्रा के आधार पर भी देखेंगे। और ये मूल स्वर की बात करें, मूल स्वर रूप से 3 रूप होते हैं मुख्य रूप से किससे? मुख्य रूप से क्या पूछे? कोई क्वेश्चन ऐसा पूछता है, मुख्य रूप से पूछता है, तो वो 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। यदि ऐसी कुल संख्या पूछ लिया तो वो 4 आएगी। ठीक, मूल स्वर क्या है? अ, ई, ओ है। ठीक, यदि मूल स्वर की कुल संख्या पूछ लिया, कुल संख्या पूछा तो 4 माना जाएगा। ठीक है, डाउट क्लियर हो जाएगा। संधि स्वर क्या है? संधि स्वर, संधि स्वर 2 टाइप से है। ये किसने माना था? कांता प्रसाद, कांता प्रसाद गुरुजी, जो व्याकरण के जन्मदाता कहा जाते हैं, मतलब पाणिनि कहा जाता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। ठीक है, ये मध्य प्रदेश से संबंधित रखते हैं, कांता प्रदेश। तो दीर्घ स्वर क्या है? जो 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दीर्घ स्वर का जो सजातीय वर्णों से मिलकर बने होते हैं, ये वैसी परिभाषा भी होते हैं। सजातीय क्या होते हैं? तो सजातीय एक समान वर्ण मिलते हैं, उनको सजातीय वर्ण कहते हैं। जैसे ई और ई मिलकर एक जात वाले मिले तो इसका निर्माण किया, दीर्घ स्वर हो गया। फिर ऊ से छोटा ऊ मिला तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब विजातीय श्रेणी। ठीक, विजातीय श्रेणी मतलब अलग अलग वर्णों से बना हुए वर्ण, मतलब संयुक्त स्वर। दूसरा प्रकार है ओष्ठ के आधार पे, मतलब बोलने के आधार पे, मतलब अपने मुंह किसे हो रहे हैं, जिसे वो वृत्तमुखी बोलते हैं, अवृतमुखी। जिनको बोलने में हमारा मुंह वृत्त के रूप में गोल होता है, जैसे वृत्त के रूप में, जैसे ओष्ठीय बोलते हैं। तो जैसे ऊ हो गया है, ओ ओ ओ औ औ, तो ये 4 वर्ण क्या है? ओष्ठीय होते हैं। बाकी जो भी होते हैं वो अवृत्तीय होते हैं, मतलब वृत्तीय और अवृत्तीय बोल सकते हैं। ओष्ठ के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर। तो कैसे है? ओष्ठीय, व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी जिसमें बोलने में व्रत के रूप में हमारा मुंह होता है, जैसे ऊ हो गया है, जैसे ऊ औ औ औ, ये तो अपना मुंह क्या है? ओ की तरह होता है, मतलब व्रत के रूप में होता है अपना मुंह, इसलिए इसको व्रतमुखी। और जिसके मतलब आ, ई, तो अपना क्या मुंह अ आ ओ नहीं हो रहा है, इसलिए अव्रतमुखी बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके आधार पर हम देखेंगे? मुंह के आधार पर, बोलने के आधार पर। ठीक, ये हमें उत्पत्ति के आधार पर देखा भी हमने। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है,
कभी कभी वर्णमाला में, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, औष्ठ्य आधार पे, ठीक है, औष्ठ्य आधार पे, औष्ठ्य आधार पे हम होठों की आकृति पे, औष्ठ्य आधार पे इसको बोल सकते हैं, औष्ठ्य आधार पे, आधार पे, ये जो होठों की आकृति आधार पे, आकृति आधार पे, ठीक है। इसमें थोड़ा संयुक्त स्वर में देख लेना क्या क्या कैसे मिलेगा, एक बार और देख लेते हैं। अ वर ई मिलेगा तो ई बनेगा, ठीक है। यदि ये ई बनाना है तो अ वर ए मिलेगा तो डबल अ बनेगा, ठीक है। थोड़ा डाउट में था। तो अ बनेगा तो किसे बनेगा, अ वर छोटा ओ बनेगा, तो ये बड़ा ओ बन जाएगा, ठीक। यदि बड़ा ओ बनाना है, डबल मात्रा लगेगी, अ वर ओ बन लेगा, मिलकर क्या बनेगा। तो कैसे ये विजातीय हो गए, ठीक है, विजातीय हो गए। थोड़ा उसमें क्लियर नहीं कर पाया था, सॉरी। तो क्या है, अ वर ई छोटा ए बनाएगा, यदि अ वर ए मिलेगा तो बड़ा ई बनाएगा, यदि अ वर ओ मिलेगा तो ओ बनाएगा, ठीक। और ओ और ओ बनेगा तो बड़ा ओ बनेगा, ठीक है। डाउट क्लियर। अब होठों के आकृति आधार पे या फिर ओष्ठी आधार पे, तो इसमें दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से है, तो एक वृत्तमुखी, क्या है, वृत्तमुखी बोल सकते हैं हम, वृत्तमुखी बोल सकते हैं, या दूसरा बोल सकते हैं वृत्ताकार, वृत्ताकार, या फिर ये इसमें अवृत्ताकार, या अवृत्ताकार, या अवृतमुखी, अवृतमुखी, ठीक। तो अवृत्ताकार क्या होता है और वृत्ताकार क्या होता है। तो जो वृत्तमुखी होता है, जिसमें वृत्तमुखी इसमें रहता है, जिसमें होठ क्या है, वृत्त के रूप में होते हैं। जैसे ऊ हो गया है, जैसे अपना मुंह क्या है, वृत्ताकार हो जाता है। कौन से, ये अपने होठ होंगे, ओष्ठी के मतलब ओष्ठ मतलब होठ होते हैं, ठीक। होठों के आधार पर मैंने अपनी भाषा में थोड़ा लिखा है। तो ओष्ठी आधार पे इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन इसमें पूछेगा ना कि इसके आगे पूछेगा। तो ओष्ठी आधार पे इनकी संख्या पूछेगा, तो जिसमें हमारा इन सब वर्णों को बोलने, जिन वर्णों को बोलने में हमको हमारा मुख ओष्ठीय मतलब होठ वृत्त के रूप में हो जाते हैं, उनको ओष्ठीय वर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो वो ओष्ठीय वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई है। कौन कौन सी 4 है ओष्ठीय वर्ण की संख्या, तो ओष्ठीय वर्ण के देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से। तो ये ऊ हो गया है, कौन सा है गया, ऊ हो गया है, बोल के देखिए, ऊ, ओ, औ, इसमें होगा हमारा मुख वृत्ताकार रूप में, कैसा होगा, तो कितनी संख्या है, 4 हो गई है। जो बाकी दूसरे जो स्वर है वो पूरे कितने होते हैं, अवृत्तमुख है, जिसमें हमारा ये जो होठ है वृत्ताकार नहीं होगा, इसलिए इसे अवृत्तमुखी कहते हैं या फिर अवृत्ताकार बोलते हैं। क्योंकि वृत्ताकार होते हैं हमारे, जो इन वर्णों को बोला जाता है तो हमारा मुख कैसा वृत्ताकार में होता है, इसलिए इनको ओष्ठी आधार बोलते हैं, हम होठ या ओष्ठ एक ही बोलते हैं, ठीक है। तो ओ, औ, औ, ठीक। ये 4 संख्या कितनी है, वृत्तमुखी या वृत्ताकार बोलते हैं। अवृत्ताकार की संख्या या अवृत्तमुखी कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। कितनी होती है, 7 होती है। तो कौन कौन से होंगे, अ हो गया है, आ हो गया है, फिर ई हो गया है, बड़ा ई हो गया है, ठीक। फिर हो सकता है ऋषि, हो सकता है ऋषि है। फिर हमारे पास और कौन सा वर्ण हो गया, ऋषि के बाद में ए हो गया है, बड़ा ए हो गया है। तो इनकी संख्या कितनी, 2 2 4 2 6 और 7, तो कुल संख्या कितनी होगी अवृत्तमुखी की, 7। अवृत्ताकार की संख्या कितनी हो गई, 7। अवृत्तमुखी कितने हो गए, 7। वृत्ताकार मुखी 4। बोलने पे ही स्पष्ट हो जाएगा, आप बोल के देखो उसको, उ, औ, औ, ठीक। तो ये ओष्ठ के आधार पे। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर देखेंगे, होठों के आधार पे, या होठों के आधार पे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, होठों की आकृति पे, होठों की आकृति, होठों की आकृति पे, ठीक। या ओष्ठी के आधार, ओष्ठी आधार पे याद रखना, इस पे आधार पूछेगा। तो ओष्ठी आधार पे, ओष्ठी मतलब होठी होती। तो हम ये दूसरा प्रकार हो गया हमारा, ठीक है। उत्तर ये किसके, ओष्ठी आधार पे। अब हम देखें उच्चारण के आधार पे, किसके आधार पे, उच्चारण के आधार पे। उच्चारण में क्या है, बोलने के आधार पर देखेंगे उसमें उच्चारण किस प्रकार होता है। तो उच्चारण भी 2 प्रकार से होता है,
उच्चारण उसके ह्रस्व स्वर बोल सकते हैं, लघु स्वर बोल सकते हैं, ठीक है। किसके आधार पर? उच्चारण, बोलने पे। अब बोलने के तीसरा नंबर पे, ये उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण आधार पे इनको बांटा गया है दो प्रकार से। उच्चारण के आधार पे एक पॉइंट याद रखना, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछा जाता है, दो भागों में बांटा गया है। इसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, या फिर इसको लघु स्वर, सॉरी सही लिखा, लघु स्वर, ठीक है। ये इनको कहा जाता है, इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो इनके आधार पर इनको संख्या पूछते हैं, या फिर मात्रा के आधार पूछ सकता है, या व्रत मुख्य मूल स्वर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको? दो तीन प्रकार से मूल स्वर बोल सकते। मात्रा का आधार पूछता है तो उसको एक मात्रिक और द्विमात्रिक बोला जाता है। यदि इनमें देखेंगे तो वही होता है, जैसे एक इसमें लघु स्वर, उसमें भी मात्रा के आधार पे एक स्वर ही माना जाएगा। ह्रस्व स्वर बोलेंगे तो उसको भी एक ही मात्रा मानेंगे। इसको मात्रा आधार पे देख सकते हैं हम। यदि उसको मात्रा के उदाहरण में देखेंगे हम तो 7 प्रकार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक मात्रिक और द्विमात्रिक भी उसमें रहता है। जो लघु का मात्रा होगा ये भी एक ही मात्रा होगी, जो दीर्घ होगा उसमें दो मात्रा होती है, ठीक। ह्रस्व स्वर या लघु में मूल स्वर, इसमें मूल स्वर बोल सकते हैं, मूल स्वर, ठीक। तो इनमें संख्या पूछता है कभी कभी, ये 4 माना जाता है इसमें लघु स्वर में। कौन कौन से? अ, ई, ओ और री, ये 4 स्वर मूल स्वर ही बोल सकते हैं इसको। ह्रस्व स्वर भी माना जाता है, ठीक है। सॉरी, तो क्या बोल सकते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर बोल सकते हैं, या एक मात्रिक स्वर भी बोल देते हैं अपन, ये मात्रा के आधार पर नहीं देखें तो इनको परिभाषित कैसे करेंगे हम? वे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ये उसको लघु स्वर कहा जाता है, या एक मात्रिक कहा जाता है, ठीक। या फिर ये सब बोल सकते हैं जिसको जिसके उच्चारण करने में कम समय लगता है उसको ही लघु स्वर कहा जाता है। फिर जो दीर्घ स्वर को कैसे परिभाषित करेंगे? वे स्वर होते हैं, कभी परिभाषा पूछता है, वे स्वर जिनको बोलने में लघु स्वर से अधिक समय लगता है या दुगना समय लगता है उसको दीर्घ स्वर बोला जाता है, या फिर द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। जिनको बोलने में एक मात्रा से अधिक समय लगता है उनको द्विमात्रिक कहा जाता है, या फिर ये परिभाषा बोल सकते हैं कि वे स्वर जिनको एक स्वर से एक मात्रिक वर्ण से बोलने से अधिक समय लगता है उसको लघु स्वर कहा जाता है, फिर दीर्घ स्वर कहा जाता है, ठीक है। तो इनको संख्या कितनी है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर आ हो गए हैं, ई हो गई है, बड़ा ओ हो गया है, ठीक है, ए हो गया है, ऐ हो गया है, ओ, बड़ा ओ, ये हो गए 7। 2, 2, 4, 5, 6, 7, ये हो गए हैं दीर्घ स्वर। या फिर एक इसको बोलते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक क्या बोल सकते हैं हम? द्विमात्रिक, इसको एक मात्रिक, एक मात्रिक। ये मात्रिक आधार पे पूछता है, यदि मात्रा के आधार पूछता है तो इसी में आ जाएगा, मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे। तो इसका आधार मान लेते हैं, जैसे हमने चौथा भी हो सकता है। तो मात्रा का आधार पे वही है, एक मात्रिक व द्विमात्रिक, ठीक। एक मात्रिक मतलब जिसमें बोलने में हमको एक मात्रा के समय को बहुत कम समय लगता है उसको एक मात्रिक कहा जाता है। जिसमें द्विमात्रिक किसको बोलते हैं? जिसको बोलने में एक मात्रा से अधिक समय लगता है उसको द्विमात्रिक कहा जाता है। तो उसमें भी संख्या कुल पूछा तो वो भी 4 है, और इसमें द्विमात्रिक में पूछे उसमें भी 7 है। या दीर्घ स्वर बोलते हैं उसमें भी 7 बोला जाता है। या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहा जाता है उसमें भी 4 कहा जाता है, ठीक है। ये है हमारे कुल मात्रा के आधार पे हो गए। मात्रा मतलब 2 वर्ण हो गए, इसमें आ और आ से बना हुआ है, किस है? अ और अ से बना हुआ है, ठीक है, या बनता है। तो ये 2 मात्रिक हो गई, कितनी? 2 मात्रा हो गई है, इसलिए द्विमात्रिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे ई हो गया, ई बनता है, ई बना होता, ई बना हुआ, बड़ा ई बना हुआ, तो एक और एक 2 कितने? 2 मात्रा हो गई है, इसलिए इसको द्विमात्रिक करते हैं। मूल स्वर में जिसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं होती है इसलिए इसको मूल स्वर कहा जाता है। कम मात्रा कम समय लगता है, अ, ई, उ, री, तो ये लघु स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बचते हैं। तो और इसके आधार पर हम देखेंगे, अब हमने क्या कहा? उत्पत्ति के आधार पर देखा, उत्पत्ति का उच्चारण के आधार पर देख लिया हमने, फिर वो ओटो के आधार पर देखा, ओष्ठ के आधार पर, ये मात्रा के आधार पर हो गया। अब हम देखेंगे जिह्वा के आधार पे। जिह्वा मतलब कहाँ कौन सा बोला जाता है, ठीक है।
जीभ के आकार के, जीभ के आकार के, जिह्वा के आकार के। ठीक, जिह्वा के आधार पे, मतलब बोलने के आधार पे, जो अपनी जबान कहाँ पे कौन कौन सी होती है, जिसे अग्र स्वर बोलते हैं, पश्च स्वर बोलता है, और मध्य स्वर। ये 3 भागों में बांटा गया है। किसे? अर्घ, जो आगे से बोला जाता है, जीभ हमारी जो आगे से मतलब उठती है उसको अग्र स्वर। ठीक है, जो बीच में उठती है मध्य स्वर, जो पश्च होती है उसको पश्च स्वर कहा जाता है। ये 3 प्रकार श्रेणियां जीविया के आधार पर बांटा गया है। कितने से आधार पे? 3 आधार पे। कौन कौन से हैं? तो अग्र, मध्य और पश्चिम, ये स्वर है। ठीक है, तो आप बोल के देखो कि क्या हो रहा है। अग्र मतलब आगे की, आगे में कौन कौन से स्वर है, और मध्य में अ आता है तो अ बीच में जबान जाएगी, पश्चिम में कौन कौन सा जाएगा। ठीक है, इनके आधार पे देखते हैं हम। तो हम देखते हैं अग्र स्वर। ठीक है, यदि इसको हम 4 मानेंगे, यदि मात्रिक देखेंगे हम तो मात्रिक आधार पर अलग से देख लेंगे हम, क्योंकि उसमें त्रिमात्रिक भी आता है, देखा हमने, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो हम पहला हम जीवा के आधार पर देखते हैं अग्र स्वर। जो जबान जो हम बोलते हैं, हमारी जो जबान है वो आगे की ओर होना चाहिए, मतलब आगे की ओर, मतलब उसका बोलने का आधार मतलब ई हो गया है, इस हमारी जबान आगे जाना चाहिए। ठीक है, अ हो गया तो मध्य में जाना चाहिए। बोलो, जिसे बोलते हैं हम ई, 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 ए, तो कहाँ पर है? आगे जा रहे हैं हमारे जबान, जो दांत हमारे उसको स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अग्र स्वर। कौन कौन से हो रहे हैं? ई, ए और बड़ा ए और री। ठीक है, तो ये कौन कौन सा अग्र स्वर है? ये अग्र स्वर है। बोल के देखिए, हमारी जो जिह्वा है या जीभ है, ठीक है, तो जो कहाँ है? आगे की ओर जा रही है। हम बोलते हैं तो हमारी जबान कहाँ जाएगी? आगे की ओर बढ़ता है, तो उसको लिए अग्र स्वर बोलते हैं। जैसे ये जबान बना दी हमने, ठीक है, तो जो यहाँ से ये जबान आगे जाएगी, यहाँ पे कौन सा स्वर स्वर बोले जाएंगे जबान के? तो ये 4 अग्र स्वर। ये कौन से? अग्र स्वर। जो मध्य में बोला जाएगा, वो जबान मध्य में रहेगा, उसको मध्य स्वर। क्या है? मध्य स्वर। जो पश्च से बोला जाएगा उसको पश्च स्वर बोलेंगे। ठीक है, ये पश्च स्वर। तो जो आगे से हम बोलते हैं उसको 4 है, ये 5 है। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, मूल रूप से क्या बोलेंगे? तो 4 है, मूल रूप से 4 है। ये ऋषि को छोड़ देंगे। ठीक है, यदि इसे मूल अग्र स्वरों की संख्या पूछा जाए तो 5 है। मध्य स्वर एक मात्र है अ, जिसमें हमारी जबान कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी। कहाँ रहेगी? बीच में रहेगी, उसको मध्य स्वर कहा जाता है। बोल के देखे, हमारी जबान कहाँ आएगी? बीच में आएगी, इसलिए मध्य स्वर। कहाँ आएगी जबान हमारी? बीच में आएगी। यदि हमारी जीभ कहाँ आएगी? आगे आती है, उसको अग्र स्वर। जो जिसको शब्द को बोलने में, जिस वर्णों को हम बोलते हैं वो मध्य में आता है, उसको मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक, यह पश्चिम से बोल देते से आ, हमारी जबान कहाँ जा रही है? पीछे की ओर जा रही है, तो उसको बोलते हैं पश्चिम स्वर। क्या बोलते हैं? पश्चिम स्वर। जैसे आ हो गया है, ठीक, इनके मध्य स्वर की संख्या कितनी हो गई? 1। ठीक, आ हो गया है, और ऊ हो गया है, बड़ा ऊ हो गया है, अ हो गया है, और ये बड़ा ऊ। तो हमारी जबान कहाँ जा रही है? पीछे की ओर जा रही है। बोल के देखो, आ, ऊ, ओ, औ, औ। तो हमारी जबान कहाँ जा रही है? पीछे से, पीछे जा रही है। हमारी जो जीभ है यहाँ जा रही है। तो ये मध्य में रहेगी। ठीक है, और अग्र ई, ई, ए, तो हमारी जबान कहाँ आ रही है? आगे की ओर, इसलिए इसको अग्र स्वर बोला जाता है। ठीक है, अग्र स्वर जिह्वा के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बात है? वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने पे बांटा गया है, तो वो 3 भागों में बांटा गया है, जिह्वा के आधार पे बटे बोल सकते हैं। तो अग्र, मध्य और पश्च, जिन वर्णों को आगे से बोला जाता है उसको अग्र स्वर कहा जाता है, जिनको मध्य से बोला जाता है उसको मध्य स्वर कहा जाता है, और जिनको पश्च से बोला जाता है उसको पश्च स्वर कहा जाता है। एक बार बोल के देखिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि एक बार कभी बैठ गया तो फिर कभी ये जाने वाला नहीं। ठीक है, तो हम आज यहीं का समय समाप्त करते हैं, आगे और देखेंगे हमारा वर्गीकरण। यदि हम मात्रा के आधार पर देखेंगे तो उसमें भी 3 द्विमात्रिक भी हमको लुप्त स्वर भी कहते हैं, जैसे ओम बोलते हैं, किरहन बोलते हैं, जिससे मतलब थोड़ा लंबा खींचते हैं, उसको द्विमात्रिक कहा जाता है, जिसको हम कल मात्रा के आधार पर देखेंगे। आज थोड़ा सा मात्रा से मैं तुम जो मूल है उसके आधार पर बताया। ठीक है, तो हमारी वीडियो अच्छे से लगे उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।